एड्यूरव में आपका स्वागत है। आज 30 जनवरी 2026 है और आज हमारे पास यूपीएससी की तैयारी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी एग्जीक्यूटिव डाइजेस्ट है। इसमें इकोनॉमिक सर्वे और कई ज़रूरी एडिटोरियल्स का एनालिसिस है। आज हम एक बड़े सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। भारत 7% की रफ्तार से दौड़ तो रहा है, लेकिन क्या उसकी नींव मतलब राज्यों की वित्तीय सेहत, युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य और हमारे ग्लोबल रिश्ते इस तेज रफ्तार का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं? तो सर्वे और एडिटोरियल्स के जरिए हम इन्हीं दरारों और मजबूतियों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आज हम सिर्फ हेडलाइन नहीं पढ़ेंगे, मतलब हेडलाइंस के पीछे की कहानी को समझेंगे। हमारा रोड मैप साफ है। हम मैक्रो इकोनॉमी से शुरू करेंगे, फिर राजकोषीय चुनौतियों पर बात करेंगे, उसके बाद रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के सामाजिक ताने बाने को देखेंगे, और अंत में भारत की वैश्विक रणनीति और देश के अंदर हो रहे रेगुलेटरी बदलावों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाएंगे। मकसद ये समझना है कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं। तो चलिए सीधे सबसे चर्चित आंकड़े से शुरू करते हैं, जीडीपी ग्रोथ। सर्वे के मुताबिक मौजूदा ग्रोथ लगभग 7.5% है और अगले फाइनेंशियल ईयर FY27 के लिए अनुमान 6.8% से 7.2% के बीच है। अब देखिए, 7% की ग्रोथ रेट सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक सवाल जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के मन में हमेशा रहता है वो है जॉबलेस ग्रोथ का। क्या ये 7% की ग्रोथ सही जगहों पर रोजगार पैदा कर रही है? अक्सर हम देखते हैं कि जीडीपी तो बढ़ती है, पर आम लोगों की आय नहीं। क्या सर्वे इस पर कोई रोशनी डालता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और सर्वे सीधे सीधे इसका जवाब तो नहीं देता, लेकिन हाँ, इशारे जरूर करता है। सर्वे कहता है कि ये ग्रोथ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट यानी खपत और निवेश दोनों से चल रही है। ये अच्छी बात है क्योंकि इसका मतलब है कि लोग खर्च भी कर रहे हैं और कंपनियां निवेश भी कर रही हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, असली सवाल ग्रोथ की क्वालिटी का है। और यहीं पर हमारी दूसरी बड़ी चुनौती सामने आती है, फिस्कल प्रॉब्लम, मतलब सरकार की कमाई और खर्च का बिगड़ा हुआ हिसाब। अच्छा, मतलब देश की आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया वाली कहानी। और मुझे लगता है FRBM एक्ट का जो 3% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था, वो तो अब एक सपना ही लगता है। हाँ, कोविड के बाद ये आंकड़ा 9.2% तक चला गया था। ये इतना बड़ा गैप है, इसका असर कहाँ पड़ता है? इसका असर हर जगह पड़ता है। जब सरकार का घाटा इतना ज्यादा होता है तो उसे मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। अक्सर इसका सबसे पहला शिकार होता है कैपिटल स्पेंडिंग, यानी भविष्य के लिए जरूरी निवेश, जैसे नए हाईवे, पोर्ट्स या पावर प्लांट्स बनाना। होता यह है कि सरकार को शॉर्ट टर्म योजनाओं जैसे चुनावों से जुड़ी फ्रीबीज या सब्सिडी पर खर्च करना पड़ता है, और जो लंबे समय में देश को मजबूत बनाने वाला खर्च है उसमें कटौती हो जाती है। और यहीं पर केंद्र और राज्यों के बीच पैसे के बंटवारे का मुद्दा भी आता है ना? मैंने पढ़ा है कि सेस और सरचार्ज को लेकर राज्यों की बड़ी शिकायतें रहती हैं। ये मामला क्या है? इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी? जरूर। ये फिस्कल फेडरलिज्म यानी राजकोषीय संघवाद का एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सरकार जो टैक्स इकट्ठा करती है उसका एक हिस्सा, जिसे डिविजिबल पूल कहते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। लेकिन सरकार कुछ अतिरिक्त टैक्स लगाती है जिन्हें सेस और सरचार्ज कहते हैं, जैसे स्वच्छ भारत सेस या एग्रीकल्चर सेस। इनकी खास बात यह है कि ये डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होते। ये पूरा पैसा केंद्र सरकार अपनी जेब में रखती है। एक मिनट, ये बात मुझे ठीक से समझ नहीं आई। तो ये एक तरह से ऐसा है जैसे परिवार का मुखिया मतलब केंद्र सारी कमाई अपने पास रख ले और घर के बाकी सदस्यों यानी राज्यों को जरूरी खर्चों के लिए भी बार बार पूछना पड़े, जबकि घर चलाने की असली जिम्मेदारी जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ सफाई उन्हीं की है। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। 80वें संशोधन के बाद से केंद्र ने सेस और सरचार्ज का इस्तेमाल बढ़ाया है। नतीजा ये है कि कुल टैक्स कलेक्शंस में राज्यों का हिस्सा घटता जा रहा है, जबकि उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। जब राज्यों के पास पैसा कम होता है तो वे अपनी जरूरत के हिसाब से योजनाएं नहीं बना पाते हैं और केंद्र पर उनकी निर्भरता बढ़ जाती है। इससे उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब वित्तीय स्वायत्तता कमजोर होती है। जब राज्यों के पास इस तरह पैसे की कमी होती है तो इसका सबसे पहला और सबसे बुरा असर जाहिर है सोशल स्कीम्स पर ही पड़ता होगा। क्या हम रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में इसका कोई सीधा उदाहरण देख रहे हैं? मुझे लगता है कि MGNRGA जैसी योजनाओं पर इसका गहरा असर पड़ा होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सर्वे में MGNRGA के पुराने मॉडल से प्रस्तावित
विकसित भारत गारंटी में एक बड़े पॉलिसी शिफ्ट का जिक्र है। इसे समझना बहुत जरूरी है। MGNRGA एक डिमांड ड्रिवन स्कीम थी। डिमांड ड्रिवन मतलब? डिमांड ड्रिवन का मतलब था कि अगर किसी गांव में 100 लोग काम मांगने आए तो सरकार को कानूनन उन 100 लोगों के लिए काम और पैसे का इंतजाम करना पड़ता था। फंड की कोई ऊपरी सीमा नहीं थी, जरूरत के हिसाब से पैसा दिया जाता था। लेकिन अब जो विकसित भारत गारंटी का प्रस्ताव है वो एक सप्लाई कैप्ड स्कीम है। इसका मतलब है कि सरकार ने साल की शुरुआत में ही तय कर लिया कि हमारे पास मान लीजिए सिर्फ 70 लोगों को रोजगार देने का बजट है। अब अगर उस साल सूखा पड़े और 100 लोग काम मांगने आए तो 30 को खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। अरे ये तो बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ग्रामीण रोजगार की गारंटी अब सरकार के खजाने पर निर्भर करेगी, न कि गांव में संकट की असल जरूरत पर। ये तो ग्रामीण भारत के सोशल सेफ्टी नेट को कमजोर करने जैसा है। यही इसका सबसे बड़ा रिस्क है। ये नीतिगत बदलाव ग्रामीण संकट से निपटने की हमारी क्षमता को सीमित कर सकता है। अब इसी से जुड़ा दूसरा मुद्दा देखते हैं, शिक्षा और डिजिटल दुनिया का। सर्वे एक साइलेंट डिजिटल क्राइसिस की ओर इशारा कर रहा है। हाँ, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। एक तरफ हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी और डिजिटल लर्निंग की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल एडिक्शन, ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया का असर युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी खाई तो डिजिटल डिवाइड की है, शहर और गांव के बीच। बिल्कुल, शहरों में बच्चों के पास लेटेस्ट गैजेट्स और हाई स्पीड इंटरनेट है, वहीं कई गांवों में ढंग का नेटवर्क तक नहीं है। ये साइलेंट क्राइसिस इसलिए है क्योंकि इसका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन ये धीरे धीरे युवाओं में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अकेलेपन को बढ़ा रहा है। लेकिन क्या इसका दूसरा पहलू ये नहीं कि यही डिजिटल एक्सेस दूर दराज के छात्रों के लिए अवसरों के नए दरवाजे भी खोल रहा है? कई बच्चे ऑनलाइन कोचिंग से वो पढ़ाई कर पा रहे हैं जो उनके शहर में मुमकिन नहीं थी। तो क्या ये संकट एक्सेस का है या रेगुलेशन का? यह बहस का एक बेहतरीन बिंदु है। संकट दोनों का है। हमें एक्सेस बढ़ाना है, लेकिन साथ ही क्वालिटी और सेफ्टी को रेगुलेट भी करना है। सर्वे यही कहता है कि फ्रैगमेंटेड हायर एजुकेशन, मतलब हमारा बिखरा हुआ उच्च शिक्षा सिस्टम और स्कूलों का असमान घनत्व, इस विभाजन को और गहरा कर रहा है। कुछ इलाकों में वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं और कुछ में पीने के पानी की सुविधा भी नहीं। ये असमानता समाज में लॉस ऑफ सोशल कोहीजन, यानी सामाजिक सामंजस्य की कमी पैदा करती है। लेकिन हर तरफ निराशाजनक खबरें नहीं हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर तो कुछ अच्छी खबरें भी हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज और नियोनेटल केयर में सुधार की वजह से मातृ मृत्यु दर, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और बाल मृत्यु दर यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में काफी गिरावट आई है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि जब हम किसी चीज पर फोकस करते हैं तो नतीजे मिलते हैं। पर इसका दूसरा पहलू भी है जो भविष्य के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, मतलब बिना योजना के फैलते शहर। हम सब ने देखा है कि कैसे थोड़ी सी बारिश में हमारे बड़े बड़े शहर वेनिस बन जाते हैं। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये दशकों की खराब प्लानिंग का नतीजा है, जिसका जिक्र ये सर्वे कर रहा है। अगर हमने सिटी प्लानिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और पानी के संकट पर तुरंत ध्यान नहीं दिया तो ये शहर रहने लायक नहीं बचेंगे। तो ये सारी घरेलू चुनौतियां अपनी जगह हैं, लेकिन ये सब एक ऐसी दुनिया में हो रहा है जो खुद बहुत तेजी से बदल रही है। चलिए अब वैश्विक मंच पर नजर डालते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) का रिफॉर्म आज भी अटका हुआ है। ये P5 देशों की वीटो पावर 1945 की दुनिया की सच्चाई है, 2026 की नहीं। और इसका सीधा असर भारत पे पड़ता है। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल बहस नहीं है। जब भारत किसी आतंकवादी जैसे मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाना चाहता है तो एक P5 देश चीन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे रोक देता है। तो UNSC का रिफॉर्म हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। काउंसिल अक्सर आतंकवाद जैसे ग्लोबल खतरों पर मिलकर काम करने के बजाय डिप्लोमैटिक दांवपेच में उलझी रहती है। हालत ये है कि आतंकवाद की एक सर्वमान्य परिभाषा तक नहीं है। इसी बदलते माहौल में भारत की विदेश नीति में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दिख रहा है, खासकर अरब लीग के साथ हमारे संबंधों में। पहले हमारा रिश्ता सिर्फ ऊर्जा यानी तेल और गैस पर टिका था, लेकिन अब ये रिश्ता मल्टी डायमेंशनल हो गया है। अब इसमें व्यापार, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और टेक्नोलॉजी भी शामिल है। ये याद रखना जरूरी है कि अरब लीग में 22 सदस्य देश हैं और भारत वहां एक ऑब्जर्वर है।
भारत यहाँ सिद्धांतों और हितों के बीच एक बहुत महीन संतुलन बना रहा है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? सबसे अच्छा उदाहरण है इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर भारत का स्टैंड। भारत ऐतिहासिक रूप से 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता आया है और आज भी करता है। ये हमारा सैद्धांतिक पक्ष है। लेकिन साथ ही हम इजराइल के साथ भी अपने रक्षा और टेक्नोलॉजी संबंधों को मजबूत कर रहे हैं और यूएई और सऊदी अरब जैसे प्रमुख अरब देशों के साथ भी। ये दिखाता है कि हमारी विदेश नीति अब सिर्फ आदर्शों पर नहीं बल्कि प्रैग्मैटिज्म यानी व्यवहारिकता पर चल रही है। तो इन सब ग्लोबल शिफ्ट्स का भारत की आर्थिक रणनीति के लिए क्या मतलब है? एक तरफ डी ग्लोबलाइजेशन की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ भारत का बड़ा बाजार सबको आकर्षित कर रहा है। लेकिन हमारी एक कमजोरी है, हमारी कम पर कैपिटा इनकम। हम एक बड़ा बाजार हैं पर एक अमीर बाजार नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो शायद अगले दशक की हमारी आर्थिक कहानी तय करेगा। सवाल ये है कि क्या भारत चीन की तरह एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग बूम के बिना इंडस्ट्रियलाइज हो सकता है? चीन ने दुनिया के लिए फैक्ट्री बनकर तरक्की की। क्या भारत वो रास्ता अपना सकता है जब दुनिया में संरक्षणवाद मतलब प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है और देश अपनी सप्लाई चेन को चीन से बाहर ले जाना चाहते हैं? इसका जवाब क्या है? क्या हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए या ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हिस्सा बने रहना चाहिए? इसका जवाब एक मिलीजुली हाइब्रिड स्ट्रैटेजी में है। हमें अपनी घरेलू क्षमता यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना होगा, जिसे आत्मनिर्भर भारत कहा जा रहा है। लेकिन साथ ही हमें ग्लोबल सप्लाई चेन्स में चुनिंदा रूप से स्ट्रेटेजिकली इंटीग्रेट भी करना होगा। हम दुनिया से कटकर तरक्की नहीं कर सकते। ये व्यवहारिकता चीनी एफडीआई पर भी लागू होती है। सर्वे का तर्क है कि हमें चीनी पूंजी का इस्तेमाल अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स को सुरक्षित रखना होगा। मतलब पैसा वहां से लो जहां फायदा हो, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता ना करो। बिल्कुल। इसका मकसद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, यानी जो मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक्स हम चीन से इंपोर्ट करते हैं उन्हें एफडीआई की मदद से भारत में ही बनाएं। लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे क्रिटिकल डेटा और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर हमारा पूरा नियंत्रण रहे। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। घरेलू क्षमता को बढ़ाने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि आसान नियम कानून भी चाहिए। तो अंत में रेगुलेटरी बदलावों पर एक नजर डालते हैं। फार्मा सेक्टर में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। हाँ, दवाइयों पर रिसर्च और डेवलपमेंट को आसान बनाने के लिए सरकार नियमों को बदल रही है। क्लिनिकल ट्रायल्स और नई दवाओं के नियमों में संशोधन किए गए हैं और एक सुगम SUGAM नाम का पोर्टल शुरू किया गया है जो पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाता है। इसका जमीन पर क्या असर पड़ेगा? इसका असर ये होगा कि अब छोटी मात्रा में रिसर्च के लिए लंबी चौड़ी लाइसेंसिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। सिर्फ एक नोटिफिकेशन देना काफी होगा। इससे रेड टेप यानी लाल फीताशाही कम होगी और दवा विकास में इनोवेशन की रफ्तार तेज होगी। ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अच्छा कदम लगता है। लेकिन क्या इससे दवा की क्वालिटी और सेफ्टी पर कोई खतरा हो सकता है? क्या रेगुलेशन कम करने का मतलब हमेशा बेहतर होता है? ये एक वाजिब चिंता है। रेगुलेशन को आसान बनाना और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के बीच संतुलन साधना बहुत जरूरी है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव सिर्फ शुरुआती रिसर्च के लिए है और जब दवा बाजार में आने के लिए तैयार होगी तो उसे सभी सेफ्टी ट्रायल से गुजरना ही होगा। लेकिन हाँ, इस पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। ठीक है, अब इस पूरी चर्चा को एक यूपीएससी एस्पिरेंट के नजरिए से समेटते हैं। हमने जो सेस और सरचार्ज वाला मुद्दा डिस्कस किया वो तो एक परफेक्ट मेंस का सवाल लगता है। जैसे सेस और सरचार्ज राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता को कैसे प्रभावित करते हैं? बिल्कुल, और इसका एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। सबसे पहले सेस और सरचार्ज को डिफाइन करें, फिर बताएं कि ये डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस को कैसे बाईपास करते हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और फिस्कल फेडरलिज्म के सिद्धांत पर इसके प्रभाव का एनालिसिस करें और अंत में कुछ सुधारों का सुझाव दें, जैसे इन लेवीज को सीमित करना या इन्हें भी फाइनेंस कमीशन के दायरे में लाना। एक बैलेंस जवाब में ये सभी बिंदु होने चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए आज की चर्चा के कुछ क्विक फैक्ट्स को दोहराते हैं जो प्रीलिम्स के लिए काम आ सकते हैं। पहला, रेजोल्यूशन 2803 गाजा से संबंधित है। दूसरा, अरब लीग में 22 सदस्य हैं और भारत एक ऑब्जर्वर है। तीसरा, FRBM एक्ट का 3% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट शायद ही कभी पूरा हुआ हो। और चौथा, शुगम पोर्टल
दवा रिसर्च और नोटिफिकेशंस को डिजिटल बनाता है। ये फिस्कल डिसिप्लिन यानी राजकोषीय अनुशासन बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन सिर्फ सड़कें और पोर्ट्स बनाने से काम नहीं चलेगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। रोजगार गारंटी, विदेशी पूंजी और हमारी विदेश नीति के बारे में हमारे आज के फैसले ही ये तय करेंगे कि भारत भविष्य में वैश्विक मंच पर लचीला रहते हुए घर पर कितना मजबूत बनता है। ऐसे ही विस्तृत विश्लेषण, डेली करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट और यूपीएससी की पूरी तैयारी के लिए प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर से एड्यूरैव ऐप डाउनलोड करें। आपकी यूपीएससी की यात्रा में एड्यूरैव आपका सबसे अच्छा साथी है।